हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि आईएएस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद और ईश्वर से प्रार्थना और पूरी आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बहुत दिन नहीं बचे हैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने को लेकर के संस्थान को खोलने में। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम संस्थान में मिलेंगे, फिर से चीज़ें नॉर्मल होंगी और ऑफलाइन जो चीज़ें हैं उसका कोई तो यूपीएससी को लेकर के कोई विकल्प तो है नहीं, कोई विकल्प बन भी नहीं सकता। लेकिन जब तक चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं आ रही हैं तब तक हम जैसे ही थोड़ा आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप भी वैसे ही करते चलिए। हमने अब तक एफसीक्यू मॉडल यानी कि फैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाने का मॉडल बनाया है उस पर अब तक कुल हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 6 क्लासेस आपके आत्मनिर्भर भारत की हुई हैं, एक क्लास महापाषाण काल की हुई है, एक प्रस्तावना की हुई है और 2-4 क्लासेस आगे हो चुकी हैं। आज हम जो क्लास लेंगे वो हम करंट के एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को या रिवर्स रेपो रेट को घटाया है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट जारी किया कि इसको लेकर के ईएमआई जो है वो कम होगा, ईएमआई में लोगों को फ़ायदा होगा। और ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, इनके घटने बढ़ने से ग्राहकों को, बैंकों को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, ईएमआई पे क्या असर पड़ता है, इन सब को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसी पे होगी। आइए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास के एंड में मैं आपको एक दूसरा टॉपिक पे कुछ लेक्चर दूंगा, लेकिन वो मैं आप काम कराने के हिसाब से दूंगा। उस पर मैं कुछ आपको बताऊंगा, बाकी काम आपको करना होगा। लास्ट में देखते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ, जो एफसीक्यू मॉडल की क्लास नंबर 13 होगी। चलिए आइए देखते हैं हम आज की अपनी 13 क्लास, जिसको हमने नाम दिया है एफसीक्यू मॉडल क्लास नंबर 13। आज का जो हमारा विषय है वो है मुद्रा बैंकिंग, मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग में जो सब टॉपिक हमने उठाया है आज वो है तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तरलता का मतलब होता है ओपन मार्केट में यानी कि बाजार में ग्राहकों तक रुपए का यानी कि मनी का सर्कुलेशन, एक्सपेंशन, उसी को आप तरलता बोलते हैं। तो तरलता के घटने बढ़ने से मार्केट में वस्तुओं के डिमांड और सप्लाई पे भी असर पड़ता है। तो जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती है। उन्हीं टूल्स को हम मनी बैंकिंग के तहत पढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे सीआरआर है, एसएलआर है, एमएसएफ है और एक शब्द लैफ जोड़ा गया, लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी। इसको नरसिम्हन रिपोर्ट 1998 सेकंड के द्वारा लाया गया है और इसी लैफ के तहत आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को रखा गया है। तो ये कुल 4-5 टूल्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज करती है। लिक्विडिटी घटती है तो उसके लिए इन टैक्स रेट को घटाती बढ़ाती है। लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में तो उसको लेकर के भी इन टैक्स को घटाती बढ़ाती है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लैफ के दोनों सेगमेंट यानी कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को पढ़ेंगे। बाकी के जो एसएलआर हैं, सीआरआर है, एमएसएफ है, इन सब को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एफसीक्यू मॉडल में हम हमेशा की तरह पहले फैक्ट देखेंगे। तो फैक्ट में हम देखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये याद रखिएगा नाम, क्योंकि कई बार छोटे एग्जामों, पीसीएस वगैरह में ये नाम ही पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, कितने नंबर के हैं। तो आप इसको देखिएगा। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। उन्होंने घोषणा किया है, उन्होंने घोषणा में कुछ बातें कही हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली बात उन्होंने कहा कि रेपो रेट की नीतिगत दरों में 0.4% यानी कि 0.40% की कटौती की गई है। मतलब रेपो रेट के जो वर्तमान जो रेट है, जो दर है 4.40, उसमें
40 की कटौती की गई है और इस कटौती के बाद अब जो रेपो रेट है वो हो गया है 4%। अभी रेपो रेट क्या हम कॉन्सेप्ट वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो पहला बात उन्होंने क्या कहा कि रेपो रेट में 0.40 यानी कि 0.40% की कटौती की गई है और इस प्रकार अब जो वर्तमान में रेपो रेट है वो कितना है 4%। इसी तरह दूसरी बात उन्होंने कही कि रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट का अपोजिट होता है, रिवर्स रेपो रेट की नीतिगत दरों में भी 0.40% की कटौती की गई है और इस कटौती के बाद जो रिवर्स रेपो रेट की रेट है वो इस समय 3.35% है। पहले कितना थी 3.75%। तो एक बात आप देखिए जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर बार कभी कभी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में जो कटौती होती है वो उनमें कुछ अंतर होता है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि रेपो रेट में भी कितने परसेंट की कटौती की गई है 0.40%। और इतने ही परसेंट की कटौती, मतलब सेम परसेंट की कटौती आपकी रिवर्स रेपो रेट में भी की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में ही 0.40 यानी कि 0.40% की कटौती की गई है और इस आधार पे जो रेपो रेट है जो पहले 4.40% था अब वो हो गया है 4%। इसी प्रकार जो रिवर्स रेपो रेट था जो पहले 3.75% था वो अब हो गया है 3.35%। ठीक, कि रिवर्स रेपो रेट में जो कटौती की गई है उस कटौती से ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हालांकि ये ईएमआई का फुल फॉर्म आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम या एसएससी में या कभी कभी लोअर पीसीएस या रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। नहीं भी पूछा जाए तो आपको ईएमआई आप बोलते हैं तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में कोई भी आपसे इसके बारे में पूछ सकता है और एक बेहतर एस्पायरेंट और बेहतर नागरिक होने के कारण हमें ये पता होना चाहिए। तो ईएमआई का जो फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि समान मासिक किस्तें जो आप देते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक बोलती है आपसे कि ठीक हम आपको कर्ज दे रहे हैं लेकिन इतना रुपया आपको हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट के रूप में देना पड़ेगा। तो वही जो हर महीने आप बैंक में इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं वही आपका ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या समान मासिक किस्तें होता है। तो आरबीआई ने कहा है कि जो रिवर्स रेपो रेट है और रेपो रेट है इसको कम करने से ईएमआई का बोझ ग्राहकों पर, ईएमआई का बोझ उपभोक्ताओं पर कम होगा। ये बात उन्होंने कही है। तो हमने देखा आरबीआई ने कुल 3 घोषणाएं की। पहला क्या किया कि रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कितने अंक की कमी की, 0.4% अंक की कमी की। इस कमी के बाद जो रेपो रेट है जो पहले 4.40% था अब वो 4% हो गया और रिवर्स रेपो रेट जो पहले 3.75% था अब वो 3.35% हो गया है। प्लस उन्होंने कहा कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो हम कमी कर रहे हैं इस कमी से फ़ायदा ये होगा कि ग्राहकों को, किसको फ़ायदा होगा, ग्राहकों को जो ईएमआई है उस ईएमआई पे जो उनको आर्थिक बोझ पड़ता है तो वो क्या होगा, कम होगा। तो ये 3 बातें उन्होंने कही है। तो हम अब अगली जो स्लाइड है, अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में यही देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इनको जारी करने का आरबीआई का मोटिव क्या है और इनको कम या अधिक करने से कैसे ईएमआई पे बोझ कम या अधिक होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट की तरफ। चलिए कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं रेपो रेट, रिपर्चेज रेट, इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो जब बैंकों के पास अपनी दैनिक प्रचालन गतिविधियों यानी कि डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उधारी की मांग यानी कि बोरोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं होता, तब बैंक सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात गवर्नमेंटेड सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई से उधारी प्राप्त करती हैं। मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बैंक हैं जब उनका
दैनिक प्रचालन गतिविधियों यानी कि डेली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनके पास पर्याप्त मनी या पर्याप्त फंड नहीं होता, तो ऐसे केस में वो आरबीआई के पास अपनी कुछ सिक्योरिटीज रख करके, सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई से फंड उठाती हैं, आरबीआई से कर्ज लेती हैं। और जो कर्ज आरबीआई से वो लेती हैं, आरबीआई उस कर्ज पर उन बैंकों से ब्याज वसूलती है। तो आरबीआई द्वारा दिए गए कर्ज पर जो ब्याज वसूला जाता है, उस ब्याज पर जो रेट तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसी रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, तो यहां हम आरबीआई मानेंगे। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds। अर्थात आरबीआई शॉर्ट टर्म्स यानी छोटी अवधि के लिए बैंकों को जिस दर पर कर्ज देती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए हम आगे एक डायग्राम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देखें कि हमने यहाँ दो चीज़ें देखी रेपो रेट में। पहला कि जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट का संबंध दो चीज़ों से है। पहला, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, दूसरा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। और कमर्शियल बैंक जैसे आपका एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने भी बैंक हैं, एसबीआई। तो रेपो रेट सेंट्रल बैंक के द्वारा लगाया जाता है, किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। किस लिए? कमर्शियल बैंक अपने डेली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फंड को जुटाने को लेकर के आरबीआई से लोन लेती हैं, आरबीआई से उधार मांगती हैं, और आरबीआई उनको पैसा देता है, और उस पैसे के बदले आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कर्ज ब्याज वसूलता है। और ब्याज की जो रेट होती है, जिस रेट को उस ब्याज को वसूला जाता है, उसी रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। इसको हम ऐसे आसान भाषा में समझें। देखिए, अभी हम समझने के लिए दो स्टेप लेंगे। हमने यहाँ एसबीआई को वाणिज्यिक बैंक के रूप में लिया है, तो हम जब भी एग्जाम्पल लेंगे तो आरबीआई के साथ एसबीआई को लेंगे। आप इसको समझिएगा। एसबीआई है और उपभोक्ता है। हमें जब किसी कर्ज की जरूरत पड़ती है, किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमें होम लोन चाहिए, यानी कि घर बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो हम पैसा लेने किसके पास जाएंगे? एसबीआई के पास जाएंगे। हमने एसबीआई के पास, मैं गया एसबीआई से, हमने बोला कि मुझे घर बनाने के लिए पैसा कर्ज पे चाहिए। एसबीआई हमें वो कर्ज दे देती है। लेकिन जब हमें कर्ज देती है तो हमसे वो कुछ सिक्योरिटीज लेती है, सिक्योरिटी लेती है। कि कैसी सिक्योरिटी? कि आप जो पैसा हमसे ले रहे हैं, उस पैसे के बदले आप कुछ ऐसा हमें दीजिए, ताकि आप अगर भविष्य में पैसा चुकाने में असमर्थ हुए, दिवालिया घोषित हो गए, तो आरबीआई आपके द्वारा जो गारंटी पे असेट्स उसके पास रखा गया है, उस एसेट्स को बेच करके अपना पैसा पूरा कर सके। तो एसबीआई ने उपभोक्ता को यानी कि हमें कर्ज दिया, लेकिन एसबीआई हमें कर्ज देती है तो कहती है कि आप हमसे कर्ज लीजिए, लेकिन इस कर्ज को आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितने साल के भी लिए ले रहे हैं लीजिए, लेकिन हमें आपसे इस कर्ज पर प्रति माह कोई ना कोई पैसा ब्याज के रूप में चाहिए। तो एसबीआई ने हमको पैसा दिया, हमने एसबीआई को ब्याज दिया, ब्याज के रूप में पैसा दिया। लेकिन ब्याज कैसे देंगे? तो आरबीआई उस ब्याज पर कुछ दर लगाती है कि इतना %। जैसे एग्जाम्पल के समय, इस समय 7% हम होम लोन के रूप में ले रहे हैं, तो आरबीआई ने कहा कि आप 100 रुपये हमसे ले लो घर बनाने के लिए, लेकिन इस 100 रुपये पे आप हमें ब्याज देंगे, और ये ब्याज की जो राशि होगी वो कितनी होगी? 7% के हिसाब से हम आपको लेंगे। अभी जब जो हमने समझा वो एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जैसे हम लोन लेने जाते हैं उसके आधार पर समझा। इसी प्रकार अब एसबीआई लोन दे रही है, तो एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है। एसबीआई के पास पैसा कैसे आता है? तो एसबीआई के पास पैसे आने के कई तरीके हैं। मार्केट से आता है, इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा उसके पास बचता है उससे आता है, लेकिन जो मूल स्रोत है वो आरबीआई से वो पैसा लेते हैं। अब मान लीजिए हम कर्ज लेने गए, या किसी और कारणवश एसबीआई के पास पैसे की कमी पड़ गई, तो एसबीआई अपने उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेता है।
ओवरनाइट डेज पे, यानी कि 2 वर्किंग डेज के बीच के समय को लेकर के शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, और ये शॉर्ट टर्म 14 दिन का होता है। तो एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने दैनिक प्रचालन गतिविधियों यानी कि डेली ऑपरेटिंग सिस्टम को संचालित करने के लिए, अपने फंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एसबीआई आरबीआई से पैसा लेगा। आरबीआई उसको पैसा देगा, लेकिन आरबीआई बोलेगा कि आप जो पैसा हमसे ले रहे हो, इस पैसे के बदले आपको हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो आरबीआई उस पैसे के बदले एसबीआई से उसी प्रकार ब्याज लेती है जैसे एसबीआई ग्राहकों को पैसे देने के बदले ब्याज लेती है। तो एसबीआई आरबीआई को ब्याज देगी, लेकिन ब्याज का कोई ना कोई तो रेट होगा। किस रेट पे ब्याज देगी? तो वो रेट, जिस रेट पे एसबीआई आरबीआई से लिए गए पैसे पर ब्याज देगी, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। यानी कि एसबीआई ने आरबीआई से पैसा लिया, आरबीआई उस पर ब्याज लेगी, लेकिन उस ब्याज की रेट आरबीआई तय कर देगी। आरबीआई ने तय किया कि एसबीआई आप हमसे 100 रुपया ले लो, लेकिन इस 100 रुपये पे हम आपसे 4% की दर से क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, और इस 4% की दर का जो ब्याज की राशि होगी वो आपको हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम समझ गए, क्या समझे? कि आरबीआई शॉर्ट फंड यानी कि शॉर्ट टर्म्स के लिए बैंकों को जिस दर पर कर्ज देता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो एक बात यहां से समझ में आई कि रेपो रेट का संबंध सेंट्रल बैंक से होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री से होता है, और इंडिया में आरबीआई यानी कि रेपो रेट का संबंध किससे? आरबीआई से। आरबीआई रेपो रेट डिफाइन करेगी, और ये रेपो रेट किसके ऊपर लागू होगा? जितने भी भारत में कमर्शियल बैंक हैं जो आरबीआई से पैसा उधार पे लेंगे, जैसे एसबीआई। ठीक, इसके साथ हम 3 बात यहां और समझ सके। पहला कि रेपो रेट पर जो ब्याज है वो आरबीआई द्वारा डिस्काउंटेड रेट पर दिया जाता है, डिस्काउंटेड रेट पर वसूला जाता है। दूसरा, इसके तहत बैंकों को आरबीआई से यानी कि 14 दिन का लोन दिया जाता है। पहली बात क्या है? आरबीआई शॉर्ट टर्म पे लोन देती है, कितने दिन के लिए? 14 दिनों के लिए। दूसरा क्या है कि आरबीआई जो रेट लेती है, ब्याज लेती है, वो डिस्काउंटेड रेट पे बैंकों से वसूलती है। और तीसरी बात ये है, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था, कि ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये लैफ का पार्ट है, लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी। इसी लैब के नरसिम्हन समिति सेकंड के 1998 के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर 2004 में इसको लागू किया गया। तो 3 बातें हम यहाँ से समझ सके। पहला, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है यानी कि 14 दिनों के लिए जो लोन देती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई इस रेपो रेट को डिस्काउंटेड रेट पर वसूलती है। और तीसरी बात हमने देखा कि आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री और कमर्शियल बैंक के बीच रिलेशन होता है। और चौथा जो फैक्ट हमने देखा वो ये देखा कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नरसिम्हन समिति 1998 के रिपोर्ट के आधार पर 2004 में लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट और लिक्विडिटी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वही है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रेपो रेट और लिक्विडिटी के बीच क्या रिलेशन है। लिक्विडिटी का मतलब हमने क्या बोला था? एक्सपेंशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में पैसे का जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन जितना ज़्यादा, लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा, सर्कुलेशन कम, लिक्विडिटी कम। तो लिक्विडिटी का सीधा सीधा संबंध है मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कितना, कैसे है। तो इसी लिक्विडिटी और रेपो रेट के बीच के संबंध को हम देखेंगे। तो आप देखते हैं कि लिक्विडिटी और रेपो रेट के बीच का जो संबंध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेपो रेट, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे तरलता रेपो रेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो हमने देखा कि जो लिक्विडिटी है वो रिवर्स लिक्विडिटी रेपो रेट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप देखिएगा। रेपो रेट जब बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, रेपो रेट जब घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी।
तो रेपो रेट के घटने बढ़ने पे लिक्विडिटी का घटना बढ़ना डिपेंड करता है। तो इसी घटने बढ़ने के आधार पर, इसी आधार पर आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से इकोनॉमी में तरलता को प्रतिबंधित करती है, यानी कि आरबीआई इसी रेपो रेट को घटा करके, बढ़ा करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी का जो है वो मैनेजमेंट करती है। एक एग्जांपल के रूप में हम समझाएं आपको, तो अगर हम आपको समझाना चाहें तो हम ऐसे समझा सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमने क्या कहा, लिक्विडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेपो रेट, यानी कि लिक्विडिटी रेपो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए केस 1 कि जब रेपो रेट 3% है, जब रेपो रेट कितना है 3%, तो लिक्विडिटी आपकी कितना आएगी 1/3, यानी 0.33। इसको हम परसेंट में अगर हटाएं तो 33, इसको हम रुपए में मान लेते हैं, लिक्विडिटी रुपए में होती है। तो जब रेपो रेट 3% है तो मार्केट में तरलता 33 रुपए की, 33 रुपीज़ की है। लेकिन अगर यही रेपो रेट हम बढ़ा करके 4% कर दें तो लिक्विडिटी कितनी हो जाएगी 1/4, यानी कि 0.25, यानी कि 25 रुपए की। तो हमने देखा कि जब रेपो रेट 3% है तो मार्केट में तरलता 33 रुपए की है, जब रेपो रेट 4% है तो मार्केट में जो तरलता है वो 25 रुपए की है। तो हमने एक चीज़ देखा कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी घट रही है, इसका मतलब रेपो रेट के बढ़ने से लिक्विडिटी घटेगी। और ठीक इसका उल्टा अगर हम करेंगे, रेपो रेट अगर हम घटाएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। यही बात हमने यहाँ आपके साथ शेयर किया है कि लिक्विडिटी का घटना बढ़ना, लिक्विडिटी का जो मैनेजमेंट है वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी आधार पर आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से इकोनॉमी में लिक्विडिटी को क्या करती है, मैनेज करती है। अब हम देखते हैं कि इस लिक्विडिटी के घटने बढ़ने से ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है। तो हमने इसको 2 केस के रूप में समझाने की कोशिश आपको किया है। पहला केस है कि जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया जाए या आरबीआई के द्वारा कम किया जाए, तो हमने पहले केस में जो लिया वो लिया है कि जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम कर दिया जाए। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी तो क्या होगा, आप समझिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर रेपो रेट कम किया जाता है तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमने जो केस 1 लिया है उस केस में ये कहा है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और लिक्विडिटी कहाँ से आती है, कमर्शियल बैंक जो मार्केट में पैसा सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रेपो रेट हम घटाते हैं तो कमर्शियल बैंकों के पास पहले की अपेक्षा पैसा ज़्यादा आएगा, और जब कमर्शियल बैंकों के पास पहले की अपेक्षा पैसा ज़्यादा आएगा तो इनका 2 काम होगा। पहला, मार्केट में पैसे का फ्लो भी ज़्यादा होगा, और कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास कर्ज देने के लिए पैसा ज़्यादा है, और जब कर्ज देने के लिए पैसा ज़्यादा होगा तो ये मैक्सिमम लोगों को कर्ज देंगी, और जब मैक्सिमम लोगों को कर्ज देंगी तो मैक्सिमम लोगों तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए ये ईएमआई को अपना कम करेंगी। ईएमआई पे जो ब्याज की दर है वो क्या कर देंगी, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है तो उस रेपो रेट का फायदा आम ग्राहक तक पहुंचे, इसलिए कमर्शियल बैंक भी अपनी ब्याज दर को कम करेंगी। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले रेपो रेट कितना था 4.40, इतना रेपो रेट था। तब एसबीआई को, अगर एसबीआई आरबीआई, समझिएगा एग्जांपल केवल है, एसबीआई आरबीआई से 100 रुपया मांगती है तो आरबीआई इसको 100 रुपया तो दी, लेकिन उस पर 4.40 यानी कि 4.40 रुपये काट ली, यानी कि इसके पास कितना पहुंचा 90.560, इतना रुपया इसके पास पहुंचा। अभी इतने रुपये को ही मार्केट में सर्कुलेट कर पाएगी। लेकिन जब आरबीआई ने इस रेट को घटा करके 4% कर दिया, तब एसबीआई के पास अब उसी 100 रुपये जो मिलता है उसमें रेपो रेट काटने के बाद कितना बच रहा है, 96 रुपये बच रहे हैं। तो एसबीआई के पास पैसा बढ़ा, अब उस एक्सेस पैसे को मार्केट में डालेगी और इस मार्केट के हिसाब से अपने ग्राहकों तक घटे हुए रेपो रेट के फायदे को पहुंचाने के लिए वो अपने ईएमआई रेट को भी घटाएगी। इस प्रकार रेपो रेट के घटने से
बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आने से उसका मार्केट में सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो एक तरफ तरलता भी बढ़ेगी, दूसरा तरलता के बढ़ने से बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आने से बैंकों के द्वारा इस पैसे तक लोगों की मैक्सिमम पहुंच को सुनिश्चित करते हुए अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी कमी की जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करना ही ईएमआई में कमी को दर्शाता है। इस प्रकार रेपो रेट के घटने से ग्राहकों को लोन सस्ता मिलेगा। तो हमने यह देखा कि अगर आरबीआई रेपो रेट को घटाती है, अर्थात अब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर लोन मिलेगा। अब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर लोन मिलेगा, और कम ब्याज पर लोन मिलने से जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, उनको अपने फंड जुटाने की जो लागत है, फंड जुटाने की जो कास्ट आएगी वो कम आएगी। जब फंड जुटाने की कास्ट कम आएगी तो वह इसका फायदा अपने ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज प्रोवाइड करके देंगे, सस्ता कर्ज प्रोवाइड करके देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि रेपो रेट की दर कम होने से लोन पर ब्याज की दरें यानी कि ईएमआई कम होगा, और इसका फायदा किसको मिलेगा? ग्राहकों को मिलेगा। अभी आपको हमने जो मैथमेटिकल रूप से समझाया उसी को हमने यहाँ डायग्राम के रूप में समझाया है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस हमने लिया कि जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, तो जब रेपो रेट को घटा रहा है उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है तो हम ये देखे थे कि लिक्विडिटी कम हो जा रही है। लिक्विडिटी क्या हो जा रही है? कम हो रही है। तो रेपो रेट को बढ़ाया, लिक्विडिटी कम हुई। तो लिक्विडिटी कैसे कम हुई? देखिए, जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया तो अब एसबीआई के पास पहले की तुलना में जो लोन होगा वो महंगा मिलेगा एसबीआई को आरबीआई से। आरबीआई ने जब रेपो रेट को बढ़ाया तो इस बढ़े हुए रेपो रेट के अनुसार एसबीआई को पहले की अपेक्षा महंगा लोन मिलेगा, और पहले की अपेक्षा जब उसको महंगा लोन मिलेगा तो एसबीआई का जो फंड जुटाने का, एसबीआई को जो फंड कलेक्ट करने का जो कास्ट है वो कास्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब फंड जुटाने की कास्ट बढ़ जाएगी तो एसबीआई इस बढ़े हुए कास्ट को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों पर ईएमआई की जो दर है उसको भी क्या करेगी? वो बढ़ा देगी। तो हम एक मतलब ये ध्यान लिए कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो एसबीआई भी ईएमआई की दर बढ़ा देगी, और इस बढ़ी हुई ईएमआई के कारण जो मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बढ़ती हुई रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी का रेशियो किस प्रकार कम होता है, और इस प्रकार हमने देखा कि जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों को अब आरबीआई से महंगे दर पर लोन मिलेगा, और इस कारण जो उनके फंड जुटाने की जो लागत है वो फंड जुटाने की लागत भी बढ़ जाएगी, और इस बढ़ी हुई लागत के चलते बैंक अपने ग्राहकों को अधिक दर पर ब्याज देंगे, अधिक दर पर कर्ज देंगे, और इससे ग्राहकों के जो लोन पर ब्याज की दर है अर्थात ईएमआई वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ती हुई ईएमआई से अब ग्राहकों के जेब पर पैसे का जो खर्च करने का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा, और उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता घटेगी, और घटती क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि अब उनको अपने मैक्सिमम पैसे का जो पार्ट है वो ईएमआई के रूप में बैंकों को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने एक चीज़ देखी, वो क्या देखा कि रेपो रेट और लिक्विडिटी में क्या संबंध है। तो हमने देखा कि लिक्विडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेपो रेट, अर्थात रेपो रेट या लिक्विडिटी रेपो रेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी, और जब रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हमने ये भी देखा कि कैसे ये फंक्शन काम करता है, तो उसको हमने आपको बताया जब केस 1 के रूप में आपने आपको समझाया कि आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाएगी तो बढ़े हुए रेपो रेट से बैंकों को जो लोन मिलेगा आरबीआई से वो महंगा मिलेगा, और जो लोन महंगा मिलेगा इससे उनके जो फंड को कलेक्ट करने की कास्ट है वो कास्ट भी महंगी होगी, और इसका असर कहाँ पड़ेगा? ग्राहकों को, क्योंकि इस बढ़ी हुई कास्ट से अपनी लागत को पूरा करने के लिए बैंकों के द्वारा ईएमआई की दरों को, ईएमआई की कास्ट को, ईएमआई के बोझ को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा हमने देखा कि जब आरबीआई के द्वारा
रेपो रेट को घटाया जाएगा तो अब एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक को रेपो रेट से कम यानी कि सस्ते दरों पर लोन मिलेगा। जब सस्ते दरों पर लोन मिलेगा तो एसबीआई का जो फंड कलेक्टिंग कॉस्ट है वो भी घटेगा और इस फंड कलेक्टिंग कॉस्ट के घटने से एसबीआई इसका फ़ायदा अपने ग्राहकों को देगी और ग्राहकों को फ़ायदा देने के क्रम में वो अपने ईएमआई के दर को भी कम करेगी। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं से हमने देखा कि रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई ओपन मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि लिक्विडिटी अगर मार्केट में ज़्यादा तो आरबीआई रेपो रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को घटा देगी। ठीक, अब हम आते हैं अगले सेगमेंट रिवर्स रेपो रेट पे। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट यानी कि आरआरआर, रिवर्स रिपर्चेज रेट। आप देखें नाम से ही ये पता है ये रेपो रेट का रिवर्स है, यानी कि ये रेपो रेट का क्या है, अपोजिट है। रेपो रेट का बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब हमने रेपो रेट में क्या देखा था, रेपो रेट में हमने देखा था कि एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या ले रहा है, उधार ले रहा है। कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है और हम कह रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। इसका मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेगा। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से यानी कि सेंट्रल बैंक से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है। दोनों ही उधारी में जो दर है वो आरबीआई द्वारा तय किया जाता है और दोनों ही उधारी में जो ब्याज लिया जाएगा या ब्याज दिया जाएगा उस ब्याज का, उस इंटरेस्ट का जो रेट होगा वह रेट आरबीआई डिफाइन करती है और उसी रेट के आधार पे हम रेपो रेट या रिवर्स रेट कहते हैं। जब आरबीआई को ब्याज मिलता है तो उस मिलने वाले ब्याज पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और जब ब्याज आरबीआई को कमर्शियल बैंक को ब्याज देना पड़ता है, जब आरबीआई ब्याज दे रही है तो उस देने वाले ब्याज पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो रेपो रेट है वह जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट का क्या है, उल्टा होता है। यह वह दर है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दिए या आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लिया, इस जमा पर या इस उधारी पर आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को ब्याज दिया जाता है। उस ब्याज पे जो रेट तय होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अर्थात रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री मीन्स इन इंडिया आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री। तो मतलब जो रिवर्स रेपो रेट है वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से देश के भीतर पैसा उधार पे लेता है उसी दर को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये पैसा आरबीआई के पास क्यों जाता है, जब वाणिज्यिक बैंक हैं उनके पास जब पैसा दैनिक कार्यों के हिसाब से बढ़ जाता है, डेली ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जब पैसे की अधिकता हो जाती है तो वह बचे हुए पैसे को कमर्शियल बैंक आरबीआई में जाके जमा कर देते हैं और आरबीआई उस जमा पर उनको ब्याज प्रदान करती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो हमने एक चीज और देखा कि रेपो रेट की तरह रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी आरबीआई मार्केट में तरलता को क्या करती है, मैनेज करती है। रेपो रेट की तरह रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी आरबीआई रेट को घटा बढ़ा करके ओपन मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है। हम ऐसे एक साधारण एग्जांपल के तहत समझते हैं। हम हैं यानी कि विवेक रुद्रा, हमारे पास विभिन्न गतिविधियों से पैसा आया और वो पैसा हमारे पास अधिक हो गया,
तो अब हमारे पास जो अधिक पैसा है उसको हमें सेव करना है, तो हम सेव कहाँ करेंगे? अगर हम किसी कंपनी में लगाते हैं या किसी बैंक में देते हैं, तो दोनों में सेफ एरिया कौन सा है? सबसे सेफ एरिया बैंक है, क्योंकि बैंक में रिस्क कम है। लेकिन जो हम कहीं प्लॉट में लगाते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में लगाते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पैसे को डूबने के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ रिस्क ज़्यादा है। लेकिन बैंकों में जो पैसा हम जमा करेंगे वहाँ रिस्क ज़्यादा है, वहाँ रिस्क कम है। तो बैंकों में रिस्क कम होने के कारण मैं विवेक रुद्रा अपना पैसा कहाँ जमा करूंगा? एसबीआई में जाकर के एक्स्ट्रा पैसा जमा कर दूंगा। हमने अपना पैसा आरबीआई एसबीआई के पास जमा किया। एसबीआई इस जमे पैसे पे हमें रिटर्न में ब्याज देता है। जिस प्रकार हमसे वह कर्ज देते समय ब्याज लेता है, उसी प्रकार जब हमारा पैसा एसबीआई लेता है तो वो भी हमें उस पैसे पर, उस जमा राशि पर क्या देता है? ब्याज देता है। तो वो जो ब्याज देता है उसका कोई ना कोई रेट होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? रेट होता है। इसी प्रकार एसबीआई है, उसके दैनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत इसके पास, एसबीआई के पास पैसा ज़्यादा हुआ। अब एसबीआई के सामने विकल्प यह है कि उस पैसे को या तो वो आम लोगों को कर्ज पे दे, या उस पैसे को ओपन मार्केट में डाल दे, या उस पैसे को आरबीआई के पास दे। तो एसबीआई के सामने 3 विकल्प हैं, लेकिन एसबीआई उस पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ये देखेगी कि किस जगह पे इन्वेस्ट करने से हमारा जो रिस्क है वो कम से कम है और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। अब अगर एसबीआई उस एक्स्ट्रा पैसे को किसी पर्सन को देती है, ग्राहक को देती है, तो हो सकता है ग्राहक दिवालिया हो जाए, हो सकता है उस एसबीआई का पैसा डूब जाए। इसी प्रकार अगर उस किसी प्रॉपर्टी में निवेश करती है या ओपन मार्केट में डालती है, तो ओपन मार्केट में भी पैसे के डूबने के चांस ज़्यादा हैं। यद्यपि वहाँ रेट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा है। लेकिन एसबीआई उस पैसे को जब आरबीआई के पास देती है, तो आरबीआई के पास रेट भले ओपन मार्केट की तुलना में कम मिले, लेकिन यहाँ रिस्क सबसे कम है। तो इसको देखते हुए एसबीआई अपने उस एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ जमा करेगी? आरबीआई के पास जमा करेगी। आरबीआई के पास उस पैसे को जमा करेगी। अब चूंकि आरबीआई ने जब पैसा दिया था तो उसने बैंकों से कर्ज पे ब्याज लिया था, तो एसबीआई भी जब अपना पैसा आरबीआई को देगी तो वो भी आरबीआई से ब्याज की उम्मीद करती है। और इसी प्रकार आरबीआई एसबीआई पे जो जमा है, एसबीआई का जो पैसा जमा है, उस जमा पैसा को बदले में आरबीआई एसबीआई को क्या देगी? ब्याज चुकाएगी। तो एसबीआई द्वारा आरबीआई के पास जमा पैसा पे आरबीआई जिस दर पर एसबीआई को ब्याज देती है उसी दर को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो हम यहां से एक बात ये समझ गए कि जो रिवर्स रेपो रेट है इसका भी संबंध रेपो रेट की तरह किससे होता है? सेंट्रल बैंक से होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री से होता है। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। यानी कि रिवर्स रेपो रेट का संबंध किससे होगा? रेपो रेट की तरह किससे होगा? आरबीआई से होगा। दूसरा हमने देखा कि इसका संबंध दूसरा किससे होता है? कमर्शियल बैंकों से होता है, कमर्शियल बैंक ऑफ दिस कंट्री, कमर्शियल बैंकों यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से होता है। और भारत में वाणिज्यिक बैंक के रूप में हम किसको लिए हैं? एसबीआई को लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट की तरह है, आरबीआई से संबंधित है, एसबीआई यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। और जो ये रिवर्स रेपो रेट है इसकी दर भी रेपो रेट की तरह किसके द्वारा तय की जाती है? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री यानी कि आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। तो इससे हम दो निष्कर्ष निकाले कि आरबीआई जो है रेपो रेट की तरह रिवर्स रेपो रेट पर भी लगने वाले जो ब्याज है उसको भी कैसे वसूलती है? डिस्काउंटेड रेट में वसूलती है। क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बोला था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक टूल्स हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर के आरबीआई का, और इसको लैब के तहत एक साथ शामिल किया गया है। तो जो प्रक्रिया आरबीआई बनाएगी वो सेम दोनों पे यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों पे लागू होगा। तो रेपो रेट को जिस तरह से डिस्काउंटेड रेट को वसूला जाता था, वैसे आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को भी डिस्काउंट रेट पे वसूला जाएगा। दूसरा, इसके तहत जो दिया जाने वाला जो कर्ज है वो शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी अवधि के लिए यानी कि 1 से 14 दिनों के लिए होता है। तो हमने रिवर्स रेपो रेट को समझ लिया कि रिवर्स रेपो रेट किससे कहते हैं, किससे इसका संबंध है और किस तरह डिफाइन किया जाता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, देखिएगा
मैं हूं यानी कि विवेक रुद्रा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा मनी है। अब इस एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिट करने के हमारे पास कई साधन हैं। हम 3 साधनों को लेते हैं। जैसे पहला बैंक यानी कि एसबीआई को ले लें। दूसरा हम किसी को दे दें सूद पर, जिसको हम सूद पर बोलते हैं, सूदखोरी, सूद पर पैसा दे दें। सूद पर पैसा हम किसी पर्सन को दे दें, किसी व्यक्ति को दे दें। तीसरा हम प्रॉपर्टी में निवेश कर दें, रियल एस्टेट में डाल दें। सूद पे पैसा, हम सूद पे जो पैसा मिलेगा उसकी जो ब्याज दर होगी, हमेशा हम जानते हैं कि सूद पे दिया जाने वाला पैसे की जो ब्याज दर हो हमेशा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के रूप में ये 10% के करीब होगी। रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ भी प्रॉफिट जो है 2 से 3 साल में हमको ज़्यादा मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बैंक के पास जमा करते हैं तो हमें 7 से 8% ही क्या मिलेगा, हमें उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन देखिए, किसी व्यक्ति को पैसा देना और रियल एस्टेट में पैसा देना, अगर हम आपसे बात करें कि रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जो सूद पे पैसा दिया गया इस पे रिस्क सबसे ज़्यादा है। इस पे रिस्क सबसे ज़्यादा है। वो व्यक्ति मर जाए या कानूनी प्रक्रिया शामिल कर लिया जाए, किसी भी कारण से हो सकता है कि ये पैसा आपका डूब जाए, भले यहाँ रेट ज़्यादा है। दूसरा रियल एस्टेट में 2 से 3 साल में पैसा डबल हो सकता है, होगा ऐसा संभावना नहीं है। हो सकता है रियल एस्टेट में भी नरमी आ जाए, रियल एस्टेट के तहत भी आपका पैसा जो है डूब जाए। तो यहाँ भी रिस्क क्या है, ज़्यादा है। यहाँ भी रिस्क क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अब अगर बैंकों की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि यहाँ रेट कम है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, यहाँ हमको सूद और प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ब्याज है, जो पैसा है वो कम मिलेगा। लेकिन यहाँ जो रिस्क है वो रिस्क क्या है, सबसे कम है। क्योंकि बैंक कितना भी दिवालिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपका पैसा मिलने की 99% संभावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार अब मेरे पास जो 3 विकल्प थे उन विकल्पों पे हमने विचार किया और हमने देखा कि यद्यपि सूद पे पैसा देना भी अधिक पैसा हमें मिल सकता है, रियल एस्टेट में भी हमको प्रॉफिट अधिक हो सकता है, लेकिन इन दोनों सेक्टरों में रिस्क इतना ज्यादा है कि इससे पैसे डूबने की संभावनाएं मिलने से कहीं ज्यादा अधिक हैं। इसलिए हम इन दोनों विकल्प पे ना जाकर कहां जाएंगे, एसबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक है, एसबीआई को हम एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई के सामने भी विकल्प है। अब एसबीआई के पास मान लीजिए पैसा कुछ ज्यादा आ गया। अब एसबीआई के पास पैसा ज्यादा आ गया तो एसबीआई के पास विकल्प यह है कि इस पैसे को वह अपने ग्राहकों को कर्ज पे दे, ग्राहकों को कर्ज पे दे। दूसरा, यहां उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग आपको मिलेगा 8 से 9% के बीच में। दूसरा, एसबीआई उस पैसे को कहीं किसी शेयर मार्केट या किसी रियल एस्टेट या कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, वहां करे। तीसरा, उस पैसे को आरबीआई के पास रखे। आरबीआई पे उसको कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3.35%। यहाँ 8 to 9%, यहाँ 3.35%। तो एसबीआई को सोचे कि हम ग्राहकों को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ की तरह यहाँ भी रिस्क है। ग्राहकों को एक्स्ट्रा पैसा देने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वो दिवालिया निकल जाए, वो मर जाए, या कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत संचालित हो जाए। तो इन प्रक्रियाओं से एसबीआई के पास रिटर्न जो है वो आने की संभावनाएं कम है। एग्जाम्पल आप नीरव मोदी को ले सकते हैं। नीरव मोदी को ले सकते हैं, जितना भी पैसा था पंजाब नेशनल बैंक का वो डूब गया। तो इस कंडीशन में एसबीआई के पास ये विकल्प है कि वो इन तीनों के पास अपना पैसा दे, लेकिन एसबीआई अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले देखेगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सबसे अधिक रिस्क कहाँ है, सबसे कम रिस्क कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ अधिक है। जहां रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा होगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां होगा। और ऐसा एक ही सेक्टर एसबीआई के पास बचता है और वो है आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के पास रिस्क मिनिमम है लेकिन प्रॉफिट क्या है, वो मैक्सिमम है कि पैसा पे रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो इसको देखते हुए एसबीआई अपना पैसा किसके पास जमा करेगी, आरबीआई के पास जमा करेगी। ठीक इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाता हूं।
एसबीआई है, ये ग्राहक है। एसबीआई ने ग्राहक को पैसा दिया, इस पर ब्याज वसूलेगी। ग्राहक ने एसबीआई के पास पैसा रखा, एसबीआई इस पे इसको ब्याज देगी, ब्याज वसूलेगी। तो ब्याज वसूलेगी ग्राहक से और ब्याज देगी भी ग्राहक से, तो दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी। तो दोनों पे रेट कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, देने पे या लेने पे? तो आप देखेंगे कि जो ब्याज वसूलती है उसका रेट हमेशा ज़्यादा होता है और जो ब्याज देती है उसका रेट हमेशा कम होता है। तो देने के समय रेट ज़्यादा और लेने के समय रेट कम, क्योंकि यही जो अंतर होता है। जैसे मान लीजिए उसने 10 रुपया विवेक को दिया, 10 रुपया विवेक को दिया, उसने 10 रुपया विवेक को दिया और इस 10 रुपये पे उसने 8% के हिसाब से ब्याज वसूला, यानी कि उसको 8 रुपया मिल गया। एग्जाम्पल समझिएगा, ये केवल एग्जाम्पल है। 8 रुपया उसको मिल गया। विवेक को एसबीआई ने 10 रुपया दिया, उस पर 8% ब्याज वसूला, एसबीआई के पास 8 रुपया आया। विवेक ने अपना 10 रुपया एसबीआई के पास जमा किया, एसबीआई ने उस पर विवेक को जो ब्याज है वो दिया 7%। तो विवेक को कितना दिया? 7%। पाया कितना? 8 रुपया। दिया कितना? 7 रुपया। डिफरेंस कितना आया? 1 रुपया। यही 1 रुपया बैंक की कमाई होती है। तो इस प्रकार बैंक आरबीआई के अलावा भी पैसा कलेक्ट करती है। वो कलेक्ट कैसे करती है? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरी करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरी करके भी अपना पैसा कलेक्शन करती है। इसीलिए जो ब्याज देती है वो हमेशा कम होगा, जो ब्याज वसूलेगी वो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार आरबीआई के साथ भी संबंध है। आरबीआई का जो रेपो रेट है, जिसके तहत वह बैंकों को कर्ज देती है, बैंकों को जो कर्ज देगी उस पर जो पैसा वसूलेगी उसका रेट हमेशा ज़्यादा होगा। और रिवर्स रेपो रेट के तहत चूंकि बैंकों को आरबीआई को कर्ज देना पड़ता है, दर देनी पड़ती है, इसलिए रेपो रेट का दर हमेशा कम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में किसकी दर ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे रेपो रेट की दर ज़्यादा होगी हमेशा रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि यही एक माध्यम होगा आरबीआई को पैसा कमाने का। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी यानी कि तरलता के साथ रिवर्स रेपो रेट का संबंध। हमने पहले ही आपको बताया था कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों एक टूल्स हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर के आरबीआई के तरफ से, जिसको लैब के तहत शामिल किया गया है। और हमने ये भी बताया था कि आरबीआई के तहत जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो दोनों यानी कि रिवर्स रेपो रेट पर समान रूप से लागू होंगे। तो जिस प्रकार रेपो रेट के माध्यम से तरलता को मैनेज करती थी आरबीआई, उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट को भी घटा बढ़ा के तरलता को मैनेज करेगी आरबीआई। तो लिक्विडिटी रेपो रेट की तरह लिक्विडिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिवर्स रेपो रेट के, अर्थात जो तरलता है वो रिवर्स रेपो रेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी और जब रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। चलिए हम इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ये आरबीआई है, ये एसबीआई है। एसबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा है। इस एक्स्ट्रा पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास दो साधन हैं। पहला साधन है ओपन मार्केट, दूसरा साधन है आरबीआई। ओपन मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो एसबीआई यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से बचेगी। दूसरा, आरबीआई में रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, तो एसबीआई यहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया और आरबीआई ने उस जमा पर इसको क्या दिया? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के आधार पर क्या दिया? ब्याज दिया। तो हमने देखा कि रिवर्स रेपो रेट कैसा रेट है? एक रेट है जिसके तहत आरबीआई पैसा देती है, यानी कि ब्याज चुकाती है किसको? एसबीआई के पास। अब अगर मान लीजिए कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है
आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी, इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक के पास एसबीआई का जो जमा पैसा है, एसबीआई का जो जमा पैसा है आरबीआई के पास, उस पर अधिक ब्याज मिलेगा, अधिक ब्याज मिलेगा या रिटर्न अधिक मिलेगा। अब एसबीआई के पास पहले की अपेक्षा जो ब्याज है उसके तहत राशि जो है नकदी के रूप में वो अधिक प्राप्त होगी। ऐसे कंडीशन में कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, उस रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से एसबीआई को अपने जमा पर पहले की तुलना में अधिक ब्याज मिल रहा है, तो एसबीआई को इस बात के लिए बल मिलेगा, इस बात के लिए अधिक ताकत मिलेगी कि वह अपने पैसे को, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, वो ओपन मार्केट में ना डालकर, ओपन मार्केट में ना डालकर कहाँ डाले, किसके पास दे दे, आरबीआई के पास दे दे, आरबीआई के पास जमा कर दे। आरबीआई के पास क्यों जमा करेगी? क्योंकि आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया है और बढ़ते हुए रिवर्स रेपो रेट के कारण एसबीआई को पहले की तुलना में अधिक रिटर्न मिलेगा और इसलिए एसबीआई अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, प्रॉफिट को अधिक देखते हुए, अपने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को ओपन मार्केट में ना डाल करके कहाँ डालेगी, आरबीआई के पास जमा करेगी। और जैसे ही एसबीआई ऐसा करेगी तो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, उसका फ्लो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे ही एसबीआई ने अपना एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास जमा किया, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास जमा किया, तो ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई के पास जमी गई, ओपन मार्केट में नहीं गई। जब ओपन मार्केट में नहीं पहुंचेगी तो ओपन मार्केट में जो मनी का फ्लो है ओपन मार्केट में नहीं जाएगा, ओपन मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम होगा और ओपन मार्केट में जब मनी का सर्कुलेशन कम होगा तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रही है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से ओपन मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जा रही है, कम हो रही है, लिक्विडिटी कम हो जा रही है। तो एक चीज हमने क्या देखा, केस 1 में हमने देखा कि क्या है, जब आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली नकदी पर अपेक्षाकृत यानी कि पहले की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि बैंकों को प्रोत्साहित करती है कि वह अपनी अतिरिक्त तरलता, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी खुले मार्केट में ना डालकर आरबीआई के पास जमा करें। और जब जो बैंक हैं ऐसा करेंगे, वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास जमा करेंगे, तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी और मार्केट में जो तरलता है, ओपन मार्केट में जो मुद्रा का प्रवाह है, मुद्रा का जो फ्लो है वो घट जाएगा और मुद्रा के फ्लो को घटने से मार्केट में तरलता यानी कि लिक्विडिटी घटेगी और लिक्विडिटी घटने से ग्राहकों को मुद्रा की कमी होगी, ग्राहकों को मुद्रा कम मिलेगी और मुद्रा के कम होने से, मुद्रा के प्रसार के कम होने से, मनी के फ्लो कम होने से लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में लोगों के जो परचेजिंग पावर पैरिटी है यानी कि जो क्रय शक्ति क्षमता है, वो क्रय शक्ति क्षमता घटेगी और क्रय शक्ति क्षमता घटने से जो लिक्विडिटी है वो अपने आप फिर से क्या होगी, कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एसबीआई से समझाया था, वो यहाँ हमने डायग्राम के रूप में बनाया है, इसको आपको वहाँ समझने में फायदा मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा केस क्या है कि जब आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है तो क्या होता है। तो हम आइए देखते हैं। तो दूसरा केस क्या है कि जब आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाएगा। जब आरबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाएगा तो यह इस बात का संकेत है कि अब बैंकों को, जिसको हम एग्जांपल में एसबीआई लिए थे, एसबीआई के पास ये संकेत जाएगा कि एसबीआई को अपने जमा पर पहले से कम रिटर्न मिलेगा, पहले से कम रिटर्न मिलेगा। जब पहले से कम रिटर्न मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में एसबीआई को इस बात का संकेत मिलता है कि वह अपना पैसा आरबीआई के पास ना जमा करके कहाँ डाले, ओपन मार्केट में डाले, ओपन मार्केट में डाले। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास
पहले से ही रेट ऑफ रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया गया है, जिसके चलते रिटर्न कम मिलेगा। रिटर्न कम मिलने से इनका जो फंड की लागत है वो अधिक आएगी और ऐसे कंडीशन में इनके पास पैसे की कमी होगी। अतः ये अपने फंड की लागत को पूरा करने और पैसे की कमी को दूर करने के लिए उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास ना जमा करके कहाँ जमा करेंगे? ओपन मार्केट में जमा करेंगे। इस केस में आपने देखा कि जब रिवर्स रेपो रेट घट रहा है तो जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ आ रही है? आरबीआई के पास ना जा करके ओपन मार्केट में आ रही है। और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जब ओपन मार्केट में आएगी तो ओपन मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इस बढ़ती लिक्विडिटी के पास ग्राहकों यानी कंज्यूमर्स के पास जो है वो मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा यानी कि मनी का प्रवाह बढ़ेगा, उनके पास पैसा अधिक आएगा। और मनी का सर्कुलेशन बढ़ने से ग्राहकों का परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता भी बढ़ेगी। और क्रय शक्ति क्षमता बढ़ने से फिर मार्केट में पैसा आना स्टार्ट होगा और इस प्रकार तरलता अपने आप फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती है, ओपन मार्केट में नहीं डालती। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से एसबीआई अपना पैसा एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई को दे रही है, ओपन मार्केट में नहीं डाल रही है। इस केस में ओपन मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है? घट जाती है। वहीं दूसरे केस में हमने देखा कि जब रिवर्स रेपो रेट घट रहा है तो इस कंडीशन में एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं जमा करके कहाँ डाल रही है? एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को ओपन मार्केट में डाल रही है। कहाँ डाल रही है? ओपन मार्केट में डाल रही है। तो एसबीआई के द्वारा रिवर्स रेपो रेट घटने से अपना एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ओपन मार्केट में दिया जा रहा है और ऐसे कंडीशन में क्या होती है? ओपन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो हमने इस आधार पे देख लिया कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कैसे लिक्विडिटी घटती है और जब रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो कैसे लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये दो चीज़ हमने देख लिया। तो इस प्रकार हमने जो देखा उसको हम एक सारणी में आपको समझाते हैं। हमने देखा कि जब रेपो रेट, हमने देखा कि लिक्विडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेपो रेट। ये भी हमने देखा। इस कंडीशन में हमने रिजल्ट निकाला कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी घट जाती है और जब रेपो रेट घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। हमने ये देखा। दूसरा हमने देखा रिवर्स रेपो रेट के केस में भी कि रिवर्स रेपो रेट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विडिटी के। और हमने इस पे निष्कर्ष क्या निकाला कि यहाँ भी जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी और जब रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हमने ये देखा। तो इन दोनों ही इक्वेशन से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लिक्विडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और इस इक्वेशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों के बढ़ने से लिक्विडिटी घटेगी और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों के घटने से लिक्विडिटी घटेगी। इसको हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छे से। तो इसी आधार पे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? जब लिक्विडिटी को बढ़ रही है तो इस लिक्विडिटी को बढ़ने के लिए आरबीआई क्या करेगी? मार्केट में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी और मार्केट से रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके मार्केट से पैसे को अपने पास खींच लेगी। तो इसी आधार पर हमने कहा कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आरबीआई इस लिक्विडिटी को मैनेज करने के चक्कर में
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के क्या करती है, बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि दोनों के बढ़ाने से लिक्विडिटी क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी, ये आपसे कई बार आयोग यूपीएससी में पूछ चुका है, पीसीएस में पूछ चुका है, कई जगह क्वेश्चन पूछा है। तो हमने क्या देखा कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी तो मार्केट में लिक्विडिटी के बढ़ने से उसको कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स है, उस टूल्स के रूप में आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देती है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि दोनों के बढ़ने से ही क्या हो रहा है, लिक्विडिटी कंट्रोल हो रही है। इसी प्रकार अगर मार्केट या इकोनॉमी कहें, अगर मार्केट में लिक्विडिटी घट रही है, तो मार्केट में लिक्विडिटी घट रही है तो मार्केट कोलैप्स ना कर जाए, इसको लेकर के भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और इस कंडीशन में जब मार्केट में लिक्विडिटी घट रही हो, ऐसे कंडीशन में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाए, मनी का फ्लो बहुत कम हो जाए और मार्केट जो है कोलैप्स करने के कगार पहुंच जाए, तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा दिया जाता है। और आप देखेंगे कि इस कोरोना काल में, आप देखेंगे, अब इसको लिंक करिए, इस कोरोना काल में, इस कोरोना एरा टाइम में जो शटडाउन हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के चलते जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्टॉप हो गई हैं, ठप हो गई हैं, पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पूरी तरीके से ठप होने से हुआ क्या कि जो मार्केट है, ओपन मार्केट है, या ये कहें कि जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मनी का जो सर्कुलेशन है या एक्सपेंशन है, वो क्या हो गया, फ्लो ऑफ मनी क्या हो गया, घट गया। और जब फ्लो ऑफ मनी घटा तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी क्या हो गई, घट गई। मार्केट में लिक्विडिटी घटने से क्या हो गया कि लोगों के पास क्या है, पैसा कम हो गया। और लोगों के पास पैसा कम होने से क्या हुआ कि उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि वस्तुओं को खरीदने की क्षमता, जिसको आप क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं, जो आम आदमी की जेब पर डिपेंड करती है, क्रय शक्ति क्षमता घट गई। और क्रय शक्ति क्षमता घटने से क्या हो गई कि मांग घट गई। और मांग घटने से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है वो कहाँ जाने लगी, पूरी तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ बढ़ने लगी। तो इसलिए जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन के ख़त्म यानी का मतलब ये है कि लॉकडाउन में ढील दी गई, और लॉकडाउन में ढील देते हुए जो इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करने की बात की गई। और ये कहा गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से चालू किया जाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चालू तो हम करेंगे, कोई भी इकोनॉमी तब बूस्ट कर पाएगी जब वहाँ डिमांड और सप्लाई, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आत्मनिर्भर भारत में, कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ काम करें। लेकिन यहाँ डिमांड तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है। क्यों गिर चुकी है? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है। तो इस लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर के अब अगर आपको मांग बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है, तो आपको लिक्विडिटी बढ़ानी होगी। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इसी चक्र को आप देखेंगे कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की डिमांड को बढ़ाने को लेकर के, ताकि सप्लाई को बढ़ाया जा सके, इकोनॉमी में पैसे का जो प्रवाह है, फ्लो है, उसको फिर से मेंटेन किया जा सके, लिक्विडिटी को फिर से बैलेंस किया जा सके। इन सब चीज़ों को देख के आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने को लेकर के क्या किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा दिया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा दिया। तो इस प्रकार हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले, जिसको हमने देखा कि ओपन मार्केट में अतिरिक्त तरलता
एक्स्ट्रा लिक्विडिटी की स्थिति में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा दिया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को आरबीआई से महंगा लोन मिलता है, उनके फंड जमा करने की लागत ज़्यादा हो जाती है, इससे उनकी साख यानी कि कर्ज देने की क्षमता घट जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बैंकों का जो कर्ज है वो महंगा हो जाता है, यानी कि ईएमआई आपकी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। लोग बैंकों से कर्ज लेने से परहेज करेंगे क्योंकि ईएमआई महंगी है। ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, मार्केट में दो चीज़ें हैं, मार्केट में करेंसी का फ्लो कम है, दूसरे ईएमआई महंगी है। ऐसे कंडीशन में लोग बैंकों से जो कर्ज है वो लेने से पीछे हटेंगे, दूर हटेंगे, परहेज करेंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसे कंडीशन में लोगों के पास पैसा कम आएगा और पैसा कमाने से उनकी जो जेब है वो खाली होगी और इससे उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है, परचेजिंग पावर पायरेसी है, वो घटेगी और इससे मांग जो है वो डिमांड घटेगी और डिमांड पे दबाव जो है वो बढ़ेगा। मांग का जो दबाव है वो कम होगा क्योंकि डिमांड कम हो गई तो डिमांड का जो प्रेशर है मार्केट पे वो कम हो जाएगा क्योंकि पैसा नहीं है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बढ़ते हुए तरलता बढ़ते हुए लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है और रेपो रेट को बढ़ा करके वो अपने डिमांड और सप्लाई के संतुलन को स्थापित करती है। और इस प्रकार डिमांड और संतुलन का जो डिमांड और सप्लाई का जो संतुलन है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो बैंकों को ओपन मार्केट की तुलना में आरबीआई से जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो आरबीआई ज़्यादा रिटर्न देगी। तो इस कंडीशन में जो बैंक हैं उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और साथ ही उनको रिस्क भी उस पर नहीं है। इस कंडीशन में बैंक अपना जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ डालेंगे, ओपन मार्केट में ना डाल के आरबीआई के पास जमा करेंगे। और जब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ओपन मार्केट में नहीं डालेंगे तो ओपन मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो घटेगी और मुद्रा का प्रसार यानी कि करेंसी एक्सपेंशन सीमित होगा। इससे भी लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोगों के जेब में पैसा कम आएगा और उससे भी लोगों की मुद्रा को खर्च करने की जो एक्सपेंशन पावर है वो घटेगी, उनका परचेजिंग पावर पायरेसी भी घटेगी और इस आधार पर तरलता पर फिर से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो हमने देखा कि आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। ठीक इसी प्रकार लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी को डालने के लिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा देती है। अभी तो जो क्लास हुई है उसको हम 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा फैक्ट में क्या पोर्शन देखा था, फैक्ट में हमने देखा था कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में 0.40% की कमी की गई है, घटा दिया गया है और इस आधार पे अब जो रेपो रेट है वो 4% हो गया है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% हो गया है, 35% हो गया है। और इस आधार पे आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को घटाने से क्या होगा, ईएमआई पर जो बोझ है वो कम होगा, ईएमआई पर बोझ जो है कम होगा। हमने देखा कैसे कम होगा। दूसरा, इसको हमने एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे देखा कि रेपो रेट क्या होता है। तो हमने कहा रेपो रेट वह रेट है जिसपे किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई से उस देश का जो कमर्शियल बैंक है यानी कि एसबीआई, हमने एग्जांपल लिया था, वो पैसा लेता है। तो एसबीआई अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए जब इसके पास फंड की कमी हो जाती है, फंड की कमी होती है, तो इसी फंड की कमी को पूरा करने के लिए, इसी फंड की कमी को वो पूरा करने के लिए उधार लेता है पैसे। किससे? उधार लेता है पैसे किससे? आरबीआई से। आरबीआई से उधार लेता है। तो एसबीआई के पास जब अपने दैनिक गतिविधियों यानी कि डेली ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत फंड की कमी होती है तो उस फंड को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से उधार लेती है। तो आरबीआई से वो उधार लेती है तो आरबीआई उधार दिए गए पैसे पर एसबीआई से ब्याज वसूलती है और वो ब्याज जिस रेट पर वसूलती है उसी रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो रेपो रेट के तहत हमने देखा था कि आरबीआई को ब्याज मिलता है किससे?
एसबीआई से, कमर्शियल बैंकों से। हम यहाँ बार बार एसबीआई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए एक बैंक लिया है। दूसरा हमने देखा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो हमने कहा रिवर्स रेपो रेट के तहत आरबीआई ओपन मार्केट से तरलता को अपनी तरफ खींचने के लिए, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, या ये कहें कि आरबीआई अपने पैसे की कमी या आरबीआई एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेती है, पैसा उधार लेती है। अब जब एसबीआई ने आरबीआई से पैसा लिया तो आरबीआई ने उससे ब्याज लिया। इसी प्रकार जब आरबीआई एसबीआई से पैसा लेगी तो एसबीआई भी उससे ब्याज लेगी। तो आरबीआई ने एसबीआई से पैसा उधार लिया, इस पैसे पे आरबीआई एसबीआई को ब्याज देगी। तो आरबीआई एसबीआई पे जमा पैसे पे एसबीआई को जिस दर पर ब्याज देती है वही दर क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। तो इस केस में हमने देखा कि रिवर्स रेपो रेट के तहत आरबीआई ब्याज देती है, आरबीआई ब्याज देती है। तो एक बात हमें समझ में आ गया क्या, कि अगर हम रिलेशन बनाएं आरबीआई और एस, तो हमने अगर हम रिलेशन बनाएं कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक की जगह पर हमने एक बैंक ले लिया है एसबीआई। तो रेपो रेट के तहत क्या होगा कि रेपो रेट के तहत जो एसबीआई है वो पैसा उधार लेगी, पैसा उधार लेगी आरबीआई से और उस पर ब्याज देगी आरबीआई को। ठीक, वहीं दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट की तरफ, रिवर्स रेपो रेट के तहत एसबीआई पैसा देगी आरबीआई को और ब्याज वसूलेगी या प्राप्त करेगी आरबीआई से। तो इससे हमने क्या निकाला कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इतनी चीज हमने देख लिया। फिर आगे हमने देखा था लिक्विडिटी के साथ, लिक्विडिटी तरलता के साथ इनका रिलेशन, किसका, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और हमने देखा था कि जो लिक्विडिटी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेपो रेट के, और रिवर्स रेपो रेट दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से हमने इसका निकाला था कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों में जब वृद्धि होती है तो लिक्विडिटी में क्या होती है, कमी होती है। और इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में जब कमी होती है तो लिक्विडिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी आधार पर हमने कहा था कि आरबीआई इन्हीं दोनों माध्यमों यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से ओपन मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं, लिक्विडिटी को मैनेज करती हैं। कैसे मैनेज करती हैं, तो हमने देखा था कि कैसे मैनेज करती है लिक्विडिटी को। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए हमने देखा था कि अगर ओपन मार्केट में, हमने देखा था कि अगर ओपन मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कम करना है। तो अभी हमने देखा था लिक्विडिटी कम कब होती है, जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो जाए। तो इसी प्रकार जब ओपन मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है तो इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कम करने और मांग और डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस करने को लेकर के आरबीआई इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कम करने का काम करती है, कम करने की कोशिश करती है
और इसी कम करने की कोशिश के कारण वो लिक्विडिटी को, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को अपनी तरफ खींचने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देती है, दोनों को बढ़ा देती है। रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होता है कि अब बैंकों को आरबीआई की तरफ से अधिक, बैंकों को रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा कि बैंकों को कम जो है पैसा मिलेगा, क्योंकि उनका लोन महंगा हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक को रिटर्न अधिक मिलेगा, तो बैंक ओपन मार्केट से पैसा निकाल के कहाँ डालेंगे, आरबीआई की तरफ डालेंगे। दोनों ही कंडीशन में ओपन मार्केट में पैसा वो है कम हो जाएगा और लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ओपन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, तो इस लिक्विडिटी को मैनेज करते हुए आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। और हम जानते हैं लिक्विडिटी तब बढ़ती है जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कम हों। तो आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में क्या करती है, कमी कर देती है। रेपो रेट के कम करने से जहां बैंकों का लोन जो है वो सस्ता होता है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं और उस एक्स्ट्रा पैसे को वो मार्केट में डालते हैं। वहीं रिवर्स रेपो रेट कम होने से बैंकों को आरबीआई के पास जमा करने वाले धन पर रिटर्न कम मिलता है, इसलिए वह आरबीआई के पास पैसा जमा ना करके ओपन मार्केट में डालते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाओं से ओपन मार्केट में पैसा अधिक आता है और ओपन मार्केट में पैसा अधिक आने से जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है और लिक्विडिटी के बढ़ने से लिक्विडिटी का जो कमी थी वो पूरी हो जाती है और इस प्रकार डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस स्थापित होता है और इकोनॉमी जो है फिर से बूस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और समझाते हैं। देखिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीआई से लोन लेना महंगा हो गया। आरबीआई से लोन लेना महंगा हो गया, इसका मतलब अब एसबीआई को जो पैसा मिलेगा वो महंगे ब्याज दर पर मिलेगा। इसका मतलब एसबीआई का जो फंड कलेक्टिंग कास्ट है वो महंगा हो जाएगा। और जब एसबीआई का फंड कलेक्टिंग कास्ट महंगा होगा तो एसबीआई ईएमआई को बढ़ा देगा। तो जो मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, जैसे हमें लोन पहले 100 रुपये देना पड़ता था, अब 110 रुपये हो जाएगा, तो हमारे पास जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ चली जाएगी, एसबीआई के पास चली जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि ओपन मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ चली गई, बैंकों के पास चली गई। तो ओपन मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंकों के पास चली गई, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, लिक्विडिटी मैनेज हो गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि रेपो रेट के बढ़ने से कैसे लिक्विडिटी मैनेज होती है। रेपो रेट बढ़ा, आरबीआई से लोन लेना महंगा हुआ, एसबीआई के पास महंगे दर पे पैसा मिल रहा है, एसबीआई का फंड कलेक्शन महंगा हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए एसबीआई अपना ईएमआई बढ़ा देगी। ईएमआई बढ़ने से जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जो मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो एसबीआई की तरफ चली जाएगी, ओपन मार्केट में नहीं जाएगी। ओपन मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं गई तो लिक्विडिटी मैनेज हो गई। इसी प्रकार जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है, इसका मतलब हो गया कि आरबीआई से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। आरबीआई से जब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो इस कंडीशन में एसबीआई जो है वो अपने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो इसके पास बची है, एक्स्ट्रा पैसा है, उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को रिस्क कम होने के कारण एंड प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण ओपन मार्केट में नहीं डालकर
कहाँ डालेगी? आरबीआई के पास जमा कर देगी, आरबीआई के पास जमा कर देगी। और जब आरबीआई के पास जमा कर देगी, ओपन मार्केट में नहीं गया, तो इससे होगा क्या कि ओपन मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं पहुंची और इस प्रकार लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है, लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा यानी कि अब एसबीआई को अपने जमा पर आरबीआई से अधिक रिटर्न मिलेगा। इस उम्मीद में एसबीआई, चूंकि आरबीआई के पास जमा पे अधिक रिटर्न मिल रहा है, रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी अधिक है, इस कंडीशन में अपना एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को ओपन मार्केट में ना डालकर कहाँ डाल देगी? आरबीआई के पास डाल देगी। और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई के पास चली गई, ओपन मार्केट में नहीं पहुंची, तो ओपन मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत टिपिकल है, लोगों को समझ में नहीं आता कि दोनों बढ़ने से कैसे लिक्विडिटी मैनेज हो रही है, एक को घटना बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है, तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी के कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को क्या करती है? बढ़ा देती है। और दोनों को बढ़ा करके एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कहाँ? ओपन मार्केट से खींच लेती है और इस प्रकार ओपन मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है। इसी के विपरीत आप देखिए, अब अगर रेपो रेट घटा दिया जाए, रेपो रेट घटा दिया गया यानी कि आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो गया। आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो गया, इसके मतलब क्या है कि एसबीआई को जो पैसा मिलेगा वो सस्ते ब्याज पर मिलेगा। एसबीआई को सस्ते ब्याज पर पैसा मिलेगा और एसबीआई का जो फंड कलेक्शन है वो भी, फंड कलेक्शन कास्ट है वो भी कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप एसबीआई क्या करेगी? एसबीआई ईएमआई अपनी घटा देगी और ईएमआई घटने से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो हमारे पास है, जो हमारी जेब में पहले 110 रुपया था, उसमें से अब ईएमआई घट गई, 90 रुपया हमें देना पड़ेगा, 20 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ जाएगी? मार्केट में आ जाएगी। एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ जाएगी? मार्केट में आ जाएगी। और जैसे ही एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ओपन मार्केट में आई, तो ओपन मार्केट में जो लिक्विडिटी की कमी थी वो दूर हो जाएगी। लिक्विडिटी की जो कमी थी वो दूर हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी और इस प्रकार लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी, लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? किस प्रकार रेपो रेट को घटाने से लिक्विडिटी बढ़ती है या लिक्विडिटी मैनेज होती है। तो हमने देखा कि जब रेपो रेट घटा दिया जाएगा, इसका मतलब आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो गया। अब एसबीआई को लोन सस्ते दर पर मिलेगा, एसबीआई का फंड कलेक्शन कास्ट भी सस्ता होगा, इससे वो ईएमआई, उसके बाद पैसा एक्स्ट्रा आएगा, वो ईएमआई सस्ता करेगी और सस्ते ईएमआई से ग्राहकों के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, उनका जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी और उस बढ़ती हुई एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मार्केट में डालेंगे और इस प्रकार मार्केट में लिक्विडिटी की कमी को दूर करके लिक्विडिटी को मैनेज किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दिया जाए तो क्या होगा? जब रिवर्स रेपो रेट को घटाया जाता है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई से जो रिटर्न है वो कम मिलेगा, रिटर्न कम मिलेगा। और जब रिटर्न कम मिलेगा तो इस कंडीशन में जो एसबीआई है वो अपने जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास ना दे करके, क्यों? क्योंकि वहाँ जो है रिटर्न कम है, इसलिए वो अपना एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहाँ डालेगी? ओपन मार्केट में डालेगी। कहाँ डालेगी? ओपन मार्केट में डालेगी। जैसे ही एसबीआई ने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को ओपन मार्केट में डाला, तो ओपन मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी के पहुँचते ही लिक्विडिटी की कमी दूर हो जाएगी। लिक्विडिटी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और लिक्विडिटी की कमी को दूर होते ही लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी, लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये भी देखा कि कैसे रिवर्स रेपो रेट के घटने से आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करती है। हमने देखा रिवर्स रेपो रेट घटेगा, इसका मतलब आरबीआई से रिटर्न कम मिलेगा, आरबीआई से रिटर्न कम मिलेगा तो एसबीआई अपने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को आरबीआई के पास ना जमा करके
कहाँ जमा करेगी, ओपन मार्केट में डालेगी, और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ओपन मार्केट में आएगा तो लिक्विडिटी की जो कमी है वो दूर होगी और लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब मार्केट में या इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी होती है तो इस कमी को दूर करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा दिया जाता है, और दोनों को घटा करके मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस किया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। आज की क्लास में हमने रेपो रेट को पढ़ा और उम्मीद करते हैं कि हम आपको रेपो रेट समझाने में सफल हुए होंगे। कहीं भी कोई भी अगर समस्या होती है समझने में तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखिएगा, हालांकि उसको भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंकों के रूप में हमने पूरे को ना लेकर के एसबीआई को लिया है आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने को लेकर के, क्योंकि एक कमर्शियल बैंक कह के समझाना थोड़ा कठिन होगा, उसको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जब हम किसी एक बैंक को लेकर समझाए एसबीआई को, जो कि कमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, तो इससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो हमने वहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया है, और कुछ पैसे 100 रुपये 10 रुपये जो भी लिए हैं, परसेंटेज जो भी लिए हैं, वो आपको सिर्फ समझाने के रूप में है, वो बैंकिंग का पूरा डाटा नहीं है। तो आप उसको बैंकिंग के डाटा से कनेक्ट मत करिएगा, वो केवल समझाने के लिए आपको लिया गया है, और आप इसको अच्छे तरीके समझिए। इसका जो तीसरा पोर्शन है एफसीक्यू मॉडल का, क्वेश्चन वाले मॉडल का है। तो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, एसएससी के, लोअर पीसीएस के, समीक्षा अधिकारी के, इन 5 सेगमेंट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और उस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसको करिए। मुद्रा बैंकिंग यानी कि मनी बैंकिंग या मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी वाले सेगमेंट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क का माध्यम अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे। हमने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आज हम आपको कुछ टास्क भी देंगे। तो वो टास्क ये है कि आप देखते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के चलते हमारी रेलवे बंद हुई है। तो मेरा विचार ऐसे हुआ कि क्यों ना रेलवे को पढ़ लिया जाए। तो मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ आज, और वो टास्क ये है कि आपको रेलवे के विकास को पढ़ना है, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत में रेलवे का विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया, वो कैसे किया गया, कब से इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। तो आप जानते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल से माना जाता है। जो फर्स्ट रेलवे लाइन है वो आपके मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई, और फिर इसको धीरे धीरे आगे विस्तारित करते हुए पूरे भारत में फैला दिया गया, और पूरे भारत को रेलवे के नेटवर्क से शामिल कर दिया गया। लेकिन आपका क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये है कि आप वहाँ ये देखिए कि जो रेलवे का विकास था उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मोटिव था। एक तो क्वेश्चन आपको ये ढूंढ के लाना है, इस पर मैं कल क्लास दूंगा, लेकिन आप इसको देखिए। आपको करना है कि रेलवे का विकास हमने बोला है कि रेलवे के डेवलपमेंट में आपको आज के प्रॉस्पेक्टिस में हमें नहीं बताना है, हमें बस इतना बताना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस रेलवे का विकास इंडिया में किया, उसके विकास के पीछे, उसके डेवलपमेंट के पीछे उनका मोटिव्स क्या था, वो मोटिव्स आपको हमें बताने हैं। दूसरा, रेलवे के डेवलपमेंट से इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या केवल निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्या केवल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। और ये दोनों जो सेगमेंट हमने आपको काम करने के लिए दिया है, ये यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर में, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वहाँ भी, और जीएस के चारों पेपर में जो पहला पेपर है वहाँ आपको एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। इकोनॉमी वाला सेगमेंट में भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। तो आप इसको करके आइए, कल हम इस पर क्लास लेंगे और आगे बात करेंगे। अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे अपना ये क्या बोलते हैं, डिटेल्स की, कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे पढ़ते रहिए, बाकी कोई असुविधा होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, यूपीएससी या यूपीपीसीएस के किसी भी सिलेबस को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के, या आज की क्लास को लेकर के किसी भी मुद्दे पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे पिछले लेक्चर को सुनने के लिए, पिछले क्लास को देखने के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम आईडी जो है भूमि IAS, हमारे टेलीग्राम आईडी भूमि IAS है, इस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
भूमि में बी कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा, BHOOMI, और IAS का पूरा कैपिटल होगा, IAS। तो भूमि IAS टेलीग्राम आईडी पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन को उसका आंसर राइटिंग करके सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ चेक करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से वहाँ देने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो माध्यम है हमसे संपर्क का, वो ये है कि आप हमारे पुराने लेक्चर को, जो भी FCQ मॉडल की पिछली 13-14 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की कुल 6 क्लासें हुई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, उसको लेकर के आप वहाँ देख सकते हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इसको लेकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। तो विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम हमारे लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे क्लास हम कल मिलेंगे। जो हमने आपको टॉपिक दिया है रेलवे का विकास, उस पर आप तैयार होकर आइए, कल हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन, आपका दिन अच्छा हो, आपकी रात बहुत अच्छी हो, और आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारी ईश्वर से कामना रहेगी। धन्यवाद।